नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाली यू पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप सभी लोग हमारे प्रैक्टिस सेट को पूरा तो लगा लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। मैं आपको खाकी वर्दी दिलाने में आपको पूर्ण सहयोग करूंगा। आज के प्रैक्टिस सेट में 37 प्रश्न। अगर आप 37 प्रश्न में से 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई के प्रति आप मन लगा के तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने का आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा कि आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस कृत। क्या सम प्लस कृत, संस्कृत का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुष्प्राकृतिक शब्द का संधि विच्छेद है तो दुष्प्राकृतिक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दुहु प्लस प्रकृति। क्या दुहु प्लस प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है तो बताइए कि इनमें से कौन सा है वो तुर्की भाषा का शब्द है। तो कौन सा है तुर्की भाषा का शब्द, तो ये कुर्ता है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानक हिंदी का आधार क्या है तो क्या है मानक हिंदी का आधार, ये आपको बताना है। तो मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली। क्या है, खड़ी बोली है मानक हिंदी का आधार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आलस शब्द का विशेषण क्या है तो क्या हो जाएगा। आलस शब्द का विशेषण, तो इसका विशेषण हो जाएगा अलस। क्या अलस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अशुद्ध वर्तनी का चयन करें तो बताइए इनमें से किसकी वर्तनी है वो अशुद्ध लिखी है। तो किसकी लिखी है अशुद्ध, तो ये लिखी है उज्ज्वल शब्द की वर्तनी अशुद्ध लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक का मतलब होता है अलगाव। तो किस में अपादान कारक है पढ़िएगा और बताइएगा। तो इसमें होता है हिमालय से गंगा निकलती, तो इसमें अलगाव का बोध हो रहा है, तो यही हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि हिंदी भाषा में कितने कारक हैं तो कितने कारक के हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में होते हैं 8 कारक। कितने, 8 कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुकृत वर्ण से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो सुकृत वर्ण से सुंदर है कौन सा कारक है, तो इसमें कारक है अपादान कारक। कौन सा है, अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रतिघात का समानार्थक शब्द है तो प्रतिघात का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा चोट के बदले नोट। क्या चोट के बदले नोट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असक्त का समानार्थक शब्द है तो असक्त का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा अक्षम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उतंग का समानार्थक शब्द है तो उतंग का समानार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो उतंग का समानार्थक शब्द हो जाएगा ऊंचा। क्या ऊंचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में कलश कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, तो किस में इसका सही अर्थ भेद है ये आपको बताना है। तो इसमें सही अर्थ हो जाएगा कलश का होता है घड़ा और कुलिस का होता है वज्र।
घड़ा और वज्र इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज शब्द से अब्द शब्द के अभिप्राय यानी अब्द शब्द का अर्थ कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है ब्रह्मा और बकरा। क्या? ब्रह्मा और बकरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है तो कौन सा है? अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है तो इसमें प्रत्यय है ईका। कौन सा है? ईका है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो किस में हुआ है सु उपसर्ग का प्रयोग? तो सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है सुलेख में। किस में? सुलेख में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास होता है तो क्या होता है द्वंद्व समास ये आपको बताना है। तो द्वंद्व समास कैसा होता है? द्वंद्व समास होता है जिसके सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि उत्कर्ष का विलोम है तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या होएगा उत्कर्ष का? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष। क्या? अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षुधा शब्द का विलोम है तो कौन सा है क्षुधा शब्द का विलोम? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा तृप्ति। क्या? तृप्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिंकू खेल रहा है यह किस तरह का वाक्य है? तो यह किस तरह का वाक्य मिंकू खेल रहा है? तो ये है सरल वाक्य। कैसा है? ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे ये आपको बताना है। तो उसे हम कहते हैं निष्पाद। क्या? उसे हम कहते हैं निषाद। निषाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्न साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। शक्तिशाली की चलती है तो इसे आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा। मैं आपको चारों विकल्प दिखा देता हूँ उसके बाद आप छांट लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 28-30 तक है। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं हो को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो आपको 28, 29, 30 में आपको बताना है कि किस वाक्य में त्रुटि है। तो 28 में आप पढ़ लीजिएगा और बताइए कि किस में त्रुटि है। पढ़ चुके होंगे और आपको पता भी चल चुका होगा कि ये अलंकार की परिभाषा दी गई तो इसमें हो जाएगा शरीर की शोभा बढ़ा देते होना चाहिए, बढ़ा जाता ये सही नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की क्वेश्चन नंबर 29 में किसमें त्रुटि है? आंधी आने के कारण एक पेड़ उखड़ गया कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें किसमें त्रुटि है? आंधी आने के कारण एक पेड़ गिर गया ये होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लीजिए। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें किसमें त्रुटि नहीं है? तो हमें सतत रूप से ये गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पार्थिव। क्या? जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे कहते हैं पार्थिव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाले इसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा वीर प्रसु। क्या? वीर प्रसु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कर्म वाच्य का उदाहरण है तो बताइए कि इनमें चारों विकल्पों में से कौन कर्म वाच्य का उदाहरण है? तो कौन सा है कर्म वाच्य का उदाहरण?
तो ये है धावकों से दौड़ा नहीं गया, ये कर्मवाची का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जिसे उचित उत्तर सूझ जाए तो क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है प्रत्युन्नति। क्या? प्रत्युन्नति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो कितनी माने जाती हैं काव्य में रस? तो काव्य में 9 रस माने जाते हैं। कितने? 9 रस माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छप्पा किस प्रकार का छंद है? तो छप्पा किस प्रकार का छंद है ये आपको बताना है। तो छप्पा है विषम प्रकार का छंद। किसका? विषम प्रकार का छंद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।